नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, भारत कनाडा व्यापार 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य, निवेश और नवाचार सहयोग को नई रफ्तार। द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में महिलाओं के लिए पिंक कार्ड लॉन्च किया, सशक्त नारी समृद्धि दिल्ली पहल को मिली नई ताकत। शिवराज सिंह चौहान का टीएमसी सरकार पर तीखा प्रहार, बंगाल में कुशासन, बिगड़ी कानून व्यवस्था और घुसपैठ पर बड़ा आरोप। सूरत पर ईरान इजरायल तनाव का असर, टेक्सटाइल और डायमंड उद्योग में एक्सपोर्ट अनिश्चितता, बढ़ती लागत और शिपिंग बाधाएं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पुलिसकर्मियों से कथित मारपीट पर बवाल, सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल, प्रशासन की पिटाई कटघरे में। भारत कनाडा सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा दो जीवंत लोकतंत्र और विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं जो साझा मूल्यों पर आधारित समाज हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, विविधता और विकास दोनों देशों को प्राकृतिक साझेदार के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ साझा विजन को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर निवेश, नवाचार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बल दिया गया है, जिससे भारत और कनाडा आर्थिक संबंधों को नई गति मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। फ्रेंड्स, भारत और कनाडा वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज है, विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज है, साझा मूल्यों पर आधारित सोसाइटीज है। डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट हमें नेचुरल पार्टनर के रूप में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज प्रधानमंत्री कार्नी और मैंने हमारे साझा विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। हम द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन डॉलर के स्तर पर ले जाने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हम जल्द से जल्द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फाइनलाइज करेंगे। लेकिन साथियों, सरकारें फ्रेमवर्क बना सकती हैं, पॉलिसी डायरेक्शन दे सकती हैं, परंतु उस विजन को रियलिटी में बदलने की शक्ति आप सब साथियों के पास है। द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त पिंक कार्ड लॉन्च किया है। इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार जनता के हित में योजनाएं बनाती रहती है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा लाई गई ये योजना महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। उन्होंने कहा कि जो बहनें पढ़ाई करना चाहती हैं उनके लिए कार्ड विशेष रूप से सहायक रहेगा और इसका उद्देश्य महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाना है। दिल्ली में आयोजित सशक्त नारी समृद्धि दिल्ली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल महिलाओं के जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि शिक्षा, मोबिलिटी और घरेलू सशक्तिकरण को मजबूत करने का प्रयास है। योजना है, ये हमारी लाखों बेटियों के सपनों को संवारेगी। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त करेगी और ये जो सिलेंडर की डीबीटी है, ये घर की रसोई में भी सम्मान की और सुरक्षा की लो जला के रखेगी। ये जीवन के 3 आयाम को छूने का प्रयास है, शिक्षा, गतिशीलता और घरेलू सशक्तिकरण। मेरी दिल्ली की बेटियों को मैं बधाई देती हूं। वर्षों से जो राशि आपकी दिल्ली सरकार के खातों में पड़ी हुई थी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने
मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना का क्रियान्वयन किया तो उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहा कि सरकार के खाते में पब्लिक का कुछ भी पैसा पड़ा है तो शीघ्र उन्हें ढूंढ के, उन लाभार्थियों को ढूंढ के वो पैसा उन तक पहुंचाएं। और जब सरकार ने तहकीकात की तो हमने देखा कि 2.25 लाख बच्चियों का लाडली योजना का पैसा सरकार के खातों में पड़ा है। तो इस एक साल में पहले चरण में हमने 30,000 बच्चियों को खोजा और उनको 90 करोड़ का डीबीटी किया। और आज माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति ने और 40,000 बेटियों को खोज के, जो यहाँ इस सभागार में बैठी हैं, जो न जाने जीवन के कितने पड़ाव आगे चली गई थी, आज उन्हें 100 करोड़ रुपए का डीबीटी सीधा उनके खातों में दिया है। होली के पावन अवसर पर दिल्ली बीजेपी द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी और संगठनात्मक एकजुटता का भी संदेश दिया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि होली के अवसर पर दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी सौगात की घोषणा की है। नेताओं के अनुसार यह पहल महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा व कल्याण को ध्यान में रखते हुए की गई है। कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं और आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। बात करने के लिए हर्ष मल्होत्रा जी है। सर, होली का अवसर है और ऐसे में पूरा रंगारंग कार्यक्रम है और पूरा देश जो है होली में हो, कैसे देखते हैं? आज होली के त्यौहार पर सबसे पहले तो मैं दिल्ली वासियों को, देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां पूरा विश्व एक तरफ आतंक के साए में है, पर हमारे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश निश्चिंत है, निर्भय है और हमारे जो पारंपरिक त्यौहार हैं उनको अच्छे से मना रहा है। उसी सिलसिले में आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में भी हमेशा की तरह सभी मीडिया के साथियों के साथ, सभी प्रमुख दिल्ली के नागरिकों के साथ आज हम यहाँ होली का त्यौहार मना रहे हैं। मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरी क्वेश्चन रहेगा सर, महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है, पिंक कार्ड अलॉट किए गए हैं, कितना बड़ा कदम देखते हैं खासकर होली के लिए? दिल्ली वासियों के लिए भी आज होली का त्यौहार हमारी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री बहन रेखा जी ने विशेष तौर से हमारी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत बढ़िया त्यौहार उनको मनाने के लिए सौगात दी है। एक सिलेंडर का जो वायदा होली और दिवाली पे किया था, आज उसका पैसा 17 लाख बहनों के अकाउंट में आया है। और जो हमारी बच्चियां, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, प्रधानमंत्री जी का जो मुख्य मोटिव है बच्चियों के लिए, उसको पूरा करते हुए उनके लिए भी एक योजना प्रारंभ की है कि जो बच्चियां पढ़ती रहेंगी, जो ग्रेजुएशन तक जाएंगी, उनको जब वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रही होंगी तो 1 लाख रुपया तक भी मिलेगा। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा जी ने इस योजना को आज लागू किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात करते हर्ष मल्होत्रा जी, जिन्होंने कहा कि ये होली के अवसर पर जो है बहुत बड़ा सौगात जो है वो देशवासियों और महिलाओं को आज के दिन मिली है। मेरे साथ बात करने के लिए सांसद कमलजीत सहरावत जी हैं। मैम, होली का पावन अवसर है, कैसे देखती हैं? और महिलाओं के लिए तो आज बड़ी सौगात जो है दिल्ली सरकार ने दी है। होली का त्योहार भारत की संस्कृति का एक ऐसा त्योहार है जो धर्म और सत्य की जीत और जीवन में अनेक रंगों के साथ हमें आगे बढ़ना, इस बात का संदेश देता है। दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो होली के रंगों को और ज्यादा खुशनुमा बना दिया दिल्ली सरकार की आज घोषणाओं ने। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बहनों को एक होली पर सिलेंडर मुफ्त दिया है, साथ में पिंक कार्ड इशू किया है जिससे आप बसों में मुफ्त में यात्रा कर पाएंगे। साथ ही बेटियों को 100 करोड़ रुपए की सौगात उनके खातों में डायरेक्ट दी गई है और हर बिटिया को लखपति बेटी बनाने की योजना की शुरुआत की गई है। तो आज होली के अनेक रंगों में खुशियों का रंग दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी ने भरा है। बात तो मेरे साथ बात कर रहे थे कमलजीत सहरावत, जिन्होंने कहा कि होली के पावन अवसर पर देश की महिलाओं
को एक बड़ी सौगात, खासकर दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनको जो है एक बड़ी सौगात जो है दिल्ली सरकार ने दी है। होली का पावन अवसर है, ऐसे में दिल्ली बीजेपी में जो है होली का रंगारंग कार्यक्रम रखा गया। आप देख सकते हैं कि मंच पर जो है होली को लेकर जो है एक रंगारंग कार्यक्रम रखा गया और दूसरी तरफ तमाम जो लोग हैं वो गुलाल, अबीर और फूलों के साथ जो है होली खेल रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता, मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, तमाम दूसरे जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और सीधे तौर पर जो होली का लुत्फ उठाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा वो यहाँ पे मौजूद हैं और अपने तमाम लोगों के साथ जो है होली का लुत्फ उठा रहे हैं और होली के इस पूरे पावन अवसर पर जो है अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से होली का रंग है और उसमें लगातार होली को लेकर जो है लगातार अपने जो छटा जो है बिखेरते हुए खासकर पूरे भारत में नजर आते हैं। और इस बार क्योंकि दिल्ली में भी होली जो है काफी अलग हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में आज महिलाओं को कई सौगात मिली है। दिल्ली सरकार की तरफ से जो है पिंक कार्ड जो है वो अलॉट किए गए हैं। इस पिंक कार्ड के अंदर जो है तमाम जो महिलाएं हैं वो बसों में जो है वो सेवा फ्री जो है यात्रा कर सकती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि होली का जो रंग है, कैसे महिलाएं देखिए कि फूलों की जो होली है वो खेलती भी नजर आ रही है और एक अलग प्रकार की जो होली है वो देखने को मिल रही है। तो अब होली का शुमार जो है वो चढ़ चुका है और ऐसे में दिल्ली में भी होली का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। मेरे साथ वीरेंद्र सचदेवा जी हैं और सर होली का रंगारंग कार्यक्रम है और आपके आने से तो और ज्यादा रंगारंग हो जाता है, कैसे देखते हैं? नहीं, दिल्ली वाले बड़े उत्साह के साथ होली मनाते हैं और आप देख रहे हैं सभी हमारे भाई बहन बहुत उत्साह के साथ होली मना रहे हैं और दिल्ली वालों को इस होली के अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उनके परिवार में भी रंग, उत्सव, प्यार भरपूर रहे और उत्साह के साथ होली मनाएं। तो होली का पावन अवसर चल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? दिल्ली सरकार ने भी बड़ी सौगात महिलाओं को दी है। देखो, होली केवल रंगों का पर्व नहीं है, होली आपस के चाहिए, होली हम सबके आचार विचार समरसता आपस में भेदभाव मिटाकर आगे बढ़ना और बुराई के ऊपर सच्चाई, कमिटमेंट के ऊपर केजरीवाल जैसे रोज वादा खिलाफी, ऐसी विजय का ये प्रतीक होली है। भक्त प्रहलाद की कमिटमेंट थी कि मैं धर्म के साथ हूँ और ईश्वरीय शक्ति के साथ हूँ, बाकी सब गौण है सब चीजें। पिता ने अधर्मी रूप से मरवाने की कोशिश की लेकिन होली का दहन हो गई, प्रहलाद नहीं बचा हुआ। तो समय है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा सो किया। मोदी साहब वो प्रकट होता है, ना कि केजरीवाल जैसे लोग। धन्यवाद। जो रमेश बिदुड़ी जी थे जिन्होंने कहा कि होली का जो रंगारंग कार्यक्रम है और होली का रंग जो है वो पूरे दिल्ली के राजधानी के जो लोग हैं उन पर बरसा है और सेवा करते आ रहे थे, करते रहेंगे और यही बीजेपी की जो एक टैगलाइन है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। मेरे साथ दिल्ली के 15.5 लाख परिवारों को जो सिलेंडर का वैल्यू उपहार दिया है, हमने डीबीटी करके सभी 15.5 लाख राशन कार्ड को उनके अकाउंट में फ्री सिलेंडर का जो वायदा हमने किया था वो पूरा किया है। आज ही हमने दिल्ली की बहनों को पिंक कार्ड भी दे दिए हैं, उनका बनना शुरू हो गया है। अब बहुत ही डिग्निटी के साथ में पूरी दिल्ली में, दिल्ली की डीटीसी बसों में मेरी बहनें बड़े प्यार से ट्रैवल कर पाएंगी। आज ही हमने 100 करोड़ का डीबीटी किया उन दिल्ली की बेटियों को जो लाडली योजना के तहत जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया था, परंतु मैच्योरिटी होने के बाद में अनक्लेम्ड उनकी राशि दिल्ली सरकार के खातों में पड़ी थी। आज 40,000 बच्चों को 100 करोड़ रुपए का डीबीटी किया और एक नई योजना दिल्ली की बेटियों के लिए है, लखपति बिटिया योजना, दिल्ली लखपति बिटिया योजना, जिसमें सरकार दिल्ली की पात्र बेटियों को जन्म से लेकर के उसकी ग्रेजुएशन तक सपोर्ट करेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पटना स्थित पार्टी कार्यालय में होली के मौके पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के तमाम नेता अबीर और गुलाल के साथ एक दूसरे को रंगों में रंगते नजर आए। कार्यक्रम में एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। चिराग पासवान ने कहा कि मैं कामना करता हूं कि पूरा बिहार और हमारा परिवार इसी तरह खुशियों के रंग में रंगा रहे। पूरा बिहार का हर एक परिवार ऐसे ही खुशियों के रंग से रंगे, ये कामना करता हूँ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान में हालात को लेकर भारत में रह रहे नागरिकों से बातचीत की। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही कहा है कि पड़ोसी देश में तबाही के कारागार पर खड़े के हालात में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे लोग सुरक्षित रहे और उन्हें देश लाया जाए। इसके अलावा बंगाल में तोड़फोड़ के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं और इसी वजह से इस प्रकार की रणनीति अपनाई जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा है प्रधानमंत्री जी ने। दुनिया के लिए अच्छी स्थिति यही होती है कि युद्ध का वातावरण न हो, शांति का वातावरण रहे, यह सबके हित में होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है। प्रधानमंत्री जी की बात पर ध्यान देना चाहिए संबंधित पक्षों को। एसआईआर केंद्र पे सर टीएमसी के नेताओं ने तोड़फोड़ की है सर। देखिए वो तो बिल्कुल टीएमसी के लोग गलत काम पर उतारू हो गए हैं। उनको मालूम है कि अब अगले चुनाव में उनकी हार सुनिश्चित है, इसलिए बौखलाहट में ऐसा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की जनता टीएमसी के कुशासन से त्रस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है और बहन बेटियों पर अन्याय व अत्याचार की घटनाएं हो रही है। चौहान ने यह भी कहा कि घुसपैठिए बंगाल की जनता के हक छीन रहे हैं तथा जल, जमीन और जंगलों पर कब्जा कर रहे हैं। बंगाल की जनता टीएमसी के कुशासन से त्रस्त है। लैंड ऑर्डर कहीं बचा नहीं है। मां, मानुस और माटी की बात करती थी यह सरकार। मां आज लहू लुहान है, माटी खून से सनी हुई है और यहां का मानुस तड़फ रहा है अत्याचार और अन्याय के कारण। टीएमसी का मतलब हो गया है टार्चर और ट्रेजेडी। एम का मतलब मनी, मर्डर, माफिया और सी का मतलब करप्शन, क्राइम और उसके साथ साथ क्रूरता। जिस ढंग से अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं महिलाओं के, बहन और बेटियों के ऊपर, और घुसपैठिए जैसे जनता का, बंगाल की जनता के हक छीन रहे हैं, जल, जमीन और जंगल पे कब्जा कर रहे हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की 239वीं बैठक की। बैठक में ईपीएफओ से जुड़े विभिन्न नीतिगत मुद्दों, सदस्य के हितों और निवेश और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा की गई। इस दौरान संगठन की कार्य प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने तथा कर्मचारियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उपायों पर भी विचार किया गया। बिहार विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र की समाप्ति पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कार्यवाही का ब्यौरा प्रस्तुत किया, तो वहीं नए विधायकों ने सत्र में बहुत कुछ सीखने की बात कही। देखिए, पड़ताल करती है एसके राजीव की यह खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार इस बार कुल 4190 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 3783 प्रश्न स्वीकृत किए गए। 132 अल्प सूचित प्रश्न प्राप्त हुए थे, जिनमें 125 के उत्तर मिले। तो वहीं नए सदस्यों ने सदन की कार्यवाही से बहुत कुछ सीखने की बात कही। बहुत बढ़िया सत्र हुआ है और माननीय विधायकों के द्वारा सदन के पटल पर जो भी बातें लाई है, सदन के फ्लोर पर जो भी बातें लाई गई हैं, सबों पर माननीय अध्यक्ष के द्वारा सकारात्मक कार्रवाई हुआ है और बहुत ही बेहतर ये सत्र रहा है। हम सबका यही अनुभव। सदन की कार्रवाई के दौरान 2825 तारांकित प्रश्नों में से 2656 के उत्तर प्राप्त हुए। इसके अलावा 826 अतारांकित प्रश्न भी आए। अध्यक्ष ने कहा कि सभी विभागों की ओर से प्रश्नों का 100% उत्तर दिया गया। अब विपक्ष इस सत्र को बेकार बताता है और क्या कहता है, सुनिए। उपलब्धियां सत्रों से नहीं, सरकार की एफिशिएंसी से मिलनी चाहिए और सरकार हर मोर्चे पर फिसड्डी साबित हो रही है। सदन तो चर्चा की जगह है
और सदन में एक प्रोडक्टिव अपोजिशन की तरह हम लोगों ने रोल अदा किया है। मैं समझता हूं कि यदि हम वॉकआउट भी करते हैं तो यह हमारे एक्ट का हिस्सा है, हमारे बिजनेस का हिस्सा है, क्योंकि प्रजातंत्र में विपक्ष नियंत्रण का काम करता है। यदि आप ऐसे नहीं सुनेंगे तो हम विरोध स्वरूप वॉकआउट करेंगे। लेकिन यह बात सही है कि जन सरोकार के मुद्दों पर हम लोग तत्पर रहे हैं और सरकार को हमेशा आईना दिखाते रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। लेकिन सरकार है जिसको लगता है कि प्रचंड बहुमत का जो दम्भ है वो उनके सर से नहीं जा रहा है। तो देखिए, आगे जनता है, डेमोक्रेसी में जनता मालिक है, वो देखिए। सत्र के दौरान 388 प्रश्न ध्यान आकर्षित सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 3600 वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया गया, जबकि 334 सूचनाएं लिखित उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजी गई हैं। इसके अलावा 779 निवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 765 स्वीकृत किए गए। 559 याचिकाएं आई, जिनमें से 532 को स्वीकृति दी गई। सदन में 281 गैर सरकारी संकल्पों पर भी चर्चा हुई। साथ ही 12 विधायकों को भी पारित किया गया। अब जरा सत्तारूढ़ दल के विधायकों की भी सुन लीजिए कि उनके अनुसार ये बजट सत्र कैसा रहा। बहुत ही शानदार अनुभव रहा। जनता की समस्याओं को उठाने का मौका मिलता है सदन के पटल पे, और जब मंत्री लोग प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो बहुत सारी सरकार की नीतियों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो पाती है। इसके अलावा यह भी पता चल पाता है कि हम क्या क्या करा सकते हैं, बिहार में क्या क्या होने जा रहा है, कौन कौन सा काम नहीं हो सकता है। तो एक तरह से एक्सपोजर है हम लोग नए लोगों के लिए, और एक अच्छा मंच, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम जन समस्याओं को रखते भी हैं, सरकार की नीतियों को जानते भी हैं, और सभी सदस्यों की भावनाओं से भी अवगत हो जाते हैं। कई दिनों में हम जैसे जो न्यू कमर्स हैं, हमने तो काफ़ी कुछ सीखा। यहाँ बहुत ही वरिष्ठ और सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, उनके हमने वाद विवाद सुने, उनको देखा कि किन पॉइंट्स पे वो बात करते हैं और एक टॉपिक को अप्रोच कैसे करते हैं। कभी देखा कि कुछ लोगों ने पॉलिटिकली अप्रोच किया, सब्जेक्ट जो है उसको शायद और संवेदनशीलता से अप्रोच करना था, लेकिन उसको पॉलिटिकली अप्रोच किया जा रहा है। कुछ मुद्दे होते हैं जिसको हवा में उड़ा दिए जाते हैं, कुछ बहुत ही संगीन मुद्दों को भी मैंने देखा जो कि मजाक में उड़ा दिया गया। हाँ, तो ऐसे बहुत कुछ देखा मैंने, सीखा मैंने, और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में हम लोग और लेजिस्लेटिव काम बेहतर करते तरीके से करेंगे। हाँ, तो अब ये तो उन्हीं वही बता पाएंगे कि उनको क्यों ज़रूरत पड़ता था, जब उनको समझ में आता था कि उनका क्या नेगेटिव पॉलिटिक्स करते रहे। इसीलिए तो आज ये हालत आ गई कि 2 बेंच पे आके सिमट के रह गए। तो जब भी कुछ हो रहा है उसमें वो अभी भी अंशदान नहीं कर रहे हैं, अभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको रिकॉर्ड नहीं करवा रहे। उनके जो वोटर्स जिन्होंने उनको वोट दे के भेजा है, उनको वो क्या जवाब देंगे जब बोलेंगे कि जब विधायक पास हो रहा था, अगर आपका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप रहते सदन में, आप अपनी बात को ऑन रिकॉर्ड तो रखते, कल को बोल सकते हैं ना आप कि भाई हमने इसका इस बात से, इस तथ्य, इस मुद्दे को, इस पॉइंट से हमने इसके अगेंस्ट बोला। आप वो कर नहीं रहे हैं, तो इसीलिए ये दिखता है कि कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र को कमज़ोर बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। विशेष रूप से पहली बार मुझे सदन आने का मौका मिला। मुजफ्फरपुर नगर की जनता ने मुझे भारी मतों से चुनकर सदन में भेजने का काम किया, और हमने अपने 27 दिनों में काम तो किया ही अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन साथ ही बहुत कुछ सीखा, बहुत सीखने का अनुभव मिला। और हमको लगता है कि मैं इसका आगे आने वाले सत्रों में इसका भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा, क्योंकि मैंने सीखा ध्यान आकर्षण कैसे लाया जाता है, शून्यकाल को कैसे करना है, अल्पसूचित कैसे करना है। 10-15 दिन मेरा सीखने में ये सब चीज़ गुजर गया, और 15 दिन के बाद हमने अपने क्षेत्र के हर एक मुद्दों को तारांकित से लेके ध्यान आकर्षण से लेके शून्यकाल सभी में अपने प्रश्नों को रखा, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखे हैं। आगे इस अनुभव का बहुत फायदा लेते हुए अगले सत्र से और मजबूती से रखेंगे। बिहार विधानसभा का ये बजट सत्र कुल 27 दिनों का था, जिसमें सत्र 21 दिन ही चला, लेकिन विपक्ष की कमजोर संख्या ने इस बार सत्र में बहुत खलल पैदा नहीं किया। यानी कुल मिलाकर लंबे समय बाद यह सत्र जनता के मुद्दों पर चलती नजर आई। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र अंततः समाप्त हो गया। 27 दिनों तक चले इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश हुए, तो कई जनता से जुड़े हुए ऐसे भी मामले उठे जिसका सीधा असर जनता के ऊपर आने वाले दिनों में पड़ेगा।
लेकिन इस सत्र के दौरान विपक्ष की कमी कहीं ना कहीं से खलती दिखी, क्योंकि विपक्ष की संख्या इतनी कम हो गई है कि विपक्ष चाह करके भी सदन में हंगामा नहीं कर पाया। कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि 27 दिनों के इस बजट सत्र ने जनता के लिए, जनता के पक्ष में खुल करके काम किया। पटना से कैमरा पर्सन विकास और सहयोगी विवेक के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध जैसी स्थितियों का असर अब भारत के परिवारों पर भी दिखाई दे रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले और इसके जवाब में दुबई के अमेरिका एयरबेस को निशाना बनाए जाने के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसी बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पाली इलाके के छात्र उत्कर्ष राजेश मपारा दुबई में फंसे हैं। उनके पिता राजेश मपारा प्रशासन से मदद मांग रहे हैं। उत्कर्ष दुबई के इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में स्थित एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं। परिवार ने बताया कि उनसे मोबाइल के जरिए लगातार संपर्क बना हुआ है। दुबई में क्या माहौल है वहाँ पे? अभी तो कुछ नहीं है, जस्ट हमें अभी घर पे रहने के लिए बोला है और अपना ख्याल रखने के लिए बोला है और ज्यादा से ज्यादा मतलब अवॉइड करो और ऐसे घूमना वगैरह। और हमारे एरिया में तो अभी तो नॉर्मल है, सब दूर है जो भी हो रहा है, तो अभी तो हम सही है सारे। रायगढ़ से लेकर मुंबई और महाराष्ट्र के कितने स्टूडेंट है दुबई में पढ़ाई के लिए गए हैं? महाराष्ट्र से अराउंड हो गए 50-55 के आसपास मेरे कॉलेज में। हाँ, बाकी इंडिया से तो काफी लोग हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वहां के हालात तेजी से बदल रहे हैं, जिससे चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जिस संस्थान में उत्कर्ष पढ़ता है वहां मुंबई और पुणे समेत देश के कई छात्र अध्ययन कर रहे हैं और इस घटना ने विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर राज्य और केंद्र सरकार की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या स्थानीय प्रशासन के पास छात्र पंजीकरण, आपात संपर्क व्यवस्था और इमरजेंसी निकासी को लेकर ठोस योजना है? यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। उत्कर्ष 18 तारीख को इंडिया से दुबई गया। हम लोग बहुत खुश थे, मगर हफ्ते भर में ऐसी कंडीशन चेंज हो गई कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया, उस हिसाब से ईरान ने क्या जो वापस हमला कर रहे हैं उसमें दुबई को उन्होंने टारगेट किया है। और शनिवार रात को दुबई में बहुत ज़ोरों से क्षेपणास्त्र दागे गए। उस हिसाब से हम लोग सब पूरी दिक्कत में आ गए कि पढ़ाई के लिए गया हुआ हमारा लड़का वो अंडर प्रेशर आ गया है और पूरी तरह से वहाँ की कंडीशन चेंज हो गई है। इस हिसाब से इंडियन एम्बेसी ने उनके साथ कनेक्शन किया है, उनको कुछ लिंक भेजिए है। हम भी हमारे तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे पाल्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो प्रोसेसिंग करेंगे और जल्द से जल्द उनको इंडिया में लाने के लिए अच्छी तरह से बंदोबस्त करेंगे। इस बीच में इंटरनेट के हिसाब से हम लोग उनके साथ जुड़े हैं, मगर कुछ ना कुछ तो दिल में प्रेशर है। मगर एक बात सुकून देती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार अच्छी तरह से इसको, जैसा यूक्रेन के टाइम में उन्होंने काम किया, उससे भी बढ़िया काम दुबई से हमारे बच्चे लोगों को और भारतीय लोगों को भारत में लाने के लिए अच्छी तरह से जरूर। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब सूरत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री, जिन्हें शहर की आर्थिक रीढ़ माना जाता है, इस वैश्विक अस्थिरता से चिंतित है। हाल ही में निर्यात को लेकर जो सकारात्मक माहौल बना था, वह अनिश्चितता में बदलता नजर आ रहा है। टेक्सटाइल व्यापारियों का कहना है कि खाड़ी देशों के लिए जाने वाले ऑर्डर प्रभावित हो रहे हैं। दुबई के जरिए कई देशों में सप्लाई होती थी, लेकिन मौजूदा हालात के कारण शिपिंग शेड्यूल में देरी और फ्रेट चार्ज में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कच्चे माल, खासकर मैन मेड फाइबर और यार्न की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी से उत्पादन लागत पर दबाव बढ़ रहा है। अगर यह स्थिति लंबी चले तो छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। डायमंड और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। फ्लाइट रद्द होने और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवाओं में व्यवधान से तैयार माल समय पर विदेश नहीं भेजा जा पा रहा है। इजराइल अमेरिका का संयुक्त ऑपरेशन ईरान पे जो किया गया है, इसके कारण जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रही है। खास करके दुबई और इजराइल के साथ जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का बहुत अच्छा कारोबार मेरा इस दोनों कंट्री के साथ हो रहा है।
दुबई अभी दुनिया का सबसे बड़ा रफ ट्रेडिंग हब बन गया है। रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए यहाँ के इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों को दुबई का ही रास्ता लेना पड़ता है। और आज यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से, वो भी 65% जैसा वाया दुबई के मार्फत अलग अलग कंट्री के अंदर यहाँ से जो एक्सपोर्टर है अपने क्लाइंट को माल सप्लाई कर रहे हैं। आज मैं खुद मेरी बात करूँ तो मेरा भी आज लेबनीज और इटली के अंदर जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ अभी मेरा माल दुबई ऑलरेडी कार्गो में फंसा हुआ है। कब वहाँ से आगे डिलीवरी बढ़ेगी वो पता नहीं। तो युद्ध के कारण अभी जो पूरी चेन सप्लाई है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, उसमें अभी दिक्कत क्रिएट होने लगी है। और आज दुबई के अंदर कहीं व्यापारियों के साथ बातचीत किया तो वहाँ से ऐसा भी पता चल रहा है कि हम 2 दिन से घर पे ही है, ऑफिस कोई भी खुल नहीं रही है। और ये लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि नेक्स्ट 2 डेज में शायद ये पूरा वातावरण अच्छा हो जाएगा और कारोबार स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि लंबा समय तक चलेगा तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला। देखिए, टेक्सटाइल की अगर बात करने जाऊँ तो काफ़ी विकट परिस्थिति है। पिछले 3-4 महीनों से भी देख लो, यूएस के बाद में सर्वाधिक हमारा जो भी एक्सपोर्ट होता है वो मिडिल ईस्ट में, जैसे दुबई के जरिए खाड़ी के 45 देशों में हमारा माल जाता है। यहाँ तक कि ईरान भी जाता है, लेकिन कम जाता है। तो अभी हाल फिलहाल जो स्थिति है उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि हमारा जो भी माल गया है वो एयर कार्गो से है तो वो रुका पड़ा है, या हमारा पोर्ट से मतलब जाता है तो वो भी माल है वो सब जगह रुका पड़ा है। और क्या पोजीशन होगी आगे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की अभी युद्ध की पोजीशन है मुझे नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी ये सेटलमेंट होगा। तो कुल मिला के अभी रमजान की सीजन भी अपने चरम पे है, और जो भी हमारा माल जो गया हुआ है वो कहाँ है, किस परिस्थिति में रुका है, और वो कब बिकेगा, कब वापिस उसका पैसा आएगा, ये एक देखने की बात है। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि मेडमेंट फाइबर में सूरत है वो नंबर 1 है। आज 80% जो मेडमेंट फाइबर है वो हमारा सूरत का प्रोडक्ट है। तो ये बुरके में है, सलवार कमीज में हमारा ये कपड़ा बल्क में जाता है। तो ये परिस्थिति पैदा होगी तो यूएस के बाद में ये एक नई तकलीफ चालू होगी। और रही बात, अगर ये लंबा चलता है तो आने वाले टाइम में जो हमारा क्रूड से जो ये पेट्रोकेमिकल से जो हमारा माल बनता है हमारा ये महंगा हो जाएगा, तो उससे और दोहरी मार पड़ेगी, क्योंकि कपड़ा महंगा होगा तो और कम बिकेगा डोमेस्टिक में। ऑलरेडी डोमेस्टिक में इतनी डिमांड नहीं है तो कम हो जाएगा और इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, कपड़े की कॉस्ट बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर के तकलीफ में है टेक्सटाइल इस बार। युद्ध कहीं से कहीं तक भी व्यापार के लिए कहीं से कहीं तक फायदेमंद नहीं है। आज पीछे रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उससे भी हमें काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी। अब ये ईरान का जो युद्ध है ये तो एक तरीके से पूरा तहस नहस कर देगा हमारे व्यापार को। आज सूरत से देखने जाए या हमारे जैसे व्यापारी जो मीडियम एंटरप्राइज से कनेक्टेड है वो एक बहुत बड़ी सप्लाई खाड़ी देशों में करते हैं या उसके थ्रू करते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आज सारा का सारा ट्रेड हमारा रुका हुआ है। जो शिपमेंट्स गए हुए थे वो होल्ड पे है। आगे क्या परिस्थिति बैठेंगी उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। पेमेंट्स की हमारी क्या पोजीशन होगी उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ये हाल फिलहाल देखना जाए तो हम लोग कंप्लीट एकदम स्टिल है कि आज के समय में हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ देखना है, हम टीवी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और आगे क्या होगा उसके बारे में। महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि दर्शन के लिए पहुंचे एक श्रद्धालु के साथ मंदिर परिसर में सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की, जिसमें उसके कपड़े तक फट गए। लगातार छुट्टियों के चलते मंदिर में भारी भीड़ उमड़ रही है और इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद मारपीट की घटना भी सामने आई। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है, पहले भी सुरक्षा गार्डों के व्यवहार को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। घटना के बाद मंदिर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी बढ़ गई है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि त्र्यंबकेश्वर संस्थान इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और भविष्य में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.